हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। कैरेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट, सो लेट्स बिगिन। हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट। तो हैमलेट जो है इस ड्रामा में प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क एक देश है, उसका वो प्रिंस है, राजकुमार है और टाइटल कैरेक्टर है। इसी के नाम पे ड्रामा का नाम है और वो प्रोटैगनिस्ट है, इस कहानी का मेन हीरो है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, हीरो। अबाउट 30 years ओल्ड एंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, जब प्ले स्टार्ट होता है तो उसकी एज है 30 years। 30 years का वो है। और हैमलेट इज द सन ऑफ क्वीन गर्ट्रूड एंड लेट किंग हैमलेट। तो हैमलेट के फादर का भी नाम हैमलेट था, हैमलेट द सीनियर हम कह सकते हैं। और उसकी माँ का नाम था गर्ट्रूड, जिसका वो बेटा है और वो 30 years का है अभी। एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस, और वो भतीजा है क्लॉडियस। अभी जो प्रेजेंट में किंग है क्लॉडियस, उसका वो भतीजा है। Hamlet is melancholy, bitter, and cynical, full of hatred for his uncle's scheming and disgust for his mother's sexuality. अब हैमलेट क्या है? हैमलेट इज मेलांकली, वो मेलांकली है, दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है। बिटर है, बिटर यानी कड़वाहट है, उसके अंदर बहुत बिटरनेस है, कड़वाहट है। कड़वाहट किसके लिए है? कि उसकी मदर ने इतनी जल्दी शादी कर ली है अपने ही देवर से। एंड सिनिकल, वो बहुत ज़्यादा सिनिकल है कि ये सिचुएशन कैसा है। अपने अपने वो चाचा से बहुत दुखी है। वो सोचता था कितना, मतलब उसका पापा कितना अच्छा था, उसका फादर कितना अच्छा था, और ये जिसका चाचा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो सारा सिचुएशन है, इतना जल्दी जो उसके फादर का डेथ हो गया। और उसके फादर का डेथ तब हुआ जब वो सो रहे थे। सोते हुए कहा गया कि उसको सरपेंट ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो इस बात से वो बहुत दुखी है। एंड फुल ऑफ हैट्रेड फॉर हिज अंकल्स स्कीमिंग, और उसके अंदर में बहुत ज़्यादा हैट्रेड है, घृणा है अपने हैमलेट के लिए। क्योंकि जो उसका जो चाचा है वो बहुत स्कीमिंग है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचता है। एंड डिसगस्ट फॉर हिज मदर सेक्सुअलिटी, और उसके मन में भी घृणा है अपनी मदर के सेक्सुअलिटी के लिए, कि उसकी माँ ने 1-2 महीने के अंदर ही अपने ही देवर से शादी कर ली। इस बात से उसको बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए हैट्रेड है। ही इज़ रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल यंग मैन। तो हैमलेट जो है वो रिफ्लेक्टिव है, वो हमेशा सोचता है, विचार मग्न होता है, रिफ्लेक्शन करता है। वो थॉटफुल है, वो हमेशा मतलब वही विचार ही है, थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। बहुत ही इंटेलिजेंट भी है वो, यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो, जर्मनी में वो पढ़ता था यूनिवर्सिटी में। ही हैज़ स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की है। हैमलेट इज़ ऑफन इनडिसाइसिव एंड हेजिटेंट, और हैमलेट जो है सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता। हेजिटेंट है, वो हिचकिचाता है, ये करूं या ना करूं। बट एट द अदर टाइम प्रोन टू रैश एंड इम्पल्सिव एक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम उसके में क्या क्वालिटी है कि कभी कभी वो बिना सोचे समझे ये काम कर देता है। जैसे कि वो डिसीजन नहीं ले पाता कि वो अपने फादर का बदला लेने के लिए उसका जो घोस्ट का बोला रहता है, लेकिन वो तुरंत बदला नहीं ले पाता, क्योंकि उससे लगता है कि पहले तो वेरीफाई कर लूं कि जो घोस्ट जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। फिर बाद में क्या होता है, वो नहीं मार पाता अपने चाचा को, क्योंकि चाचा उसका प्रेयर करते रहता है, तो वो नहीं मार पाता। उसको लगता है कि अभी प्रेयर करते मारूंगा तो सीधे स्वर्ग जाएगा, तो इस तरह से हेजिटेट करता है। तो उसके में जो क्वालिटी है वो हेमर्शिया है। हेमर्शिया मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, एक कमी है, एक वीकनेस है। और इसके में क्या है कि वो कभी कभी एकदम जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। क्या होता है कि जब उसकी जो मदर और गर्ट्रूड, उसकी जो मदर रहती है गर्ट्रूड, उसके में बहस चलते रहती है उसके मदर के रूम में। तो अचानक से हेल्प हेल्प की आवाज़ आती है, तो वो आओ देखता है, नत्ता और तलवार भोंक देता है पर्दे के पीछे, और जहाँ पर पोलोनियस की मौत हो जाती है। तो ये इसका रैशनेस का उदाहरण है। देन हैमलेट इज सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इस पूरे ड्रामा का वो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, एंड पूरा ड्रामा उसी के ऊपर फोकस्ड है। इट स्टार्ट्स विथ हिम रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल टू मॉर्न डेथ ऑफ हिज फादर। तो ये जब प्ले स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी से लौटा है। स्कूल स्कूल यहाँ पर का मतलब ये नहीं कि स्कूल में पढ़ता था, वो उसी को ही कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी को ही स्कूल कहा गया है। तो वहाँ से वो लौटता है, और जब उसके फादर का डेथ हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, और शोक मनाता है अपने फादर के डेथ का।
ही इज ट्रबल्ड बाय हिज मदर्स गर्ट्रूड मैरिज टू हिज अंकल, और बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है अपनी माँ के शादी से। एंड क्लॉडियस 2 मंथ आफ्टर फ्यूनरल, और उसके जो फादर की जो फ्यूनरल हुआ था, जो उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था, उसको 2 महीने भी नहीं बीते थे, उसी के अंदर ही उसकी मदर ने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। इस बात को उसको बहुत दुख है। ये पिक्चर, ये गर्ट्रूड है, ये क्लॉडियस है। हेमलेट मीट्स द घोस्ट ऑफ हिज फादर, हेमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिलता है, भूत से मिलता है। हु क्लेम्स दैट हिज ब्रदर पॉइजनड हिम इन द ईयर, तो उसका जो फादर बताता है कि जो लोग कह रहे हैं कि, और जैसे क्लॉडियस ने बताया है कि उसका जो मौत है सांप के काटने से हुई है, सरपेंट बाइट से हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी मौत हुई है मर्डर से। तुम्हारे चाचा ने, जब मैं गार्डन में आराम कर रहा था तो मेरे कान में जहर डाल दिया, देख ले सकते हैं आप पिक्चर में, एक जड़ी बूटी डाल दी जिससे मेरी मौत हो गई। उस समय ये सो रहे थे। नाउ क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार अगर कोई सोते हुए कोई किसी की मौत होती है तो वो उसको उसको हेल नसीब होता है। इस बात से वो बहुत दुखी था। प्रिंस हैमलेट इज ए थॉटफुल एंड ऑब्जर्वेंट यंग मैन, तो ये जो प्रिंस हैमलेट है बहुत ही थॉटफुल है, विचार मग्न रहता है और बहुत ऑब्जर्व करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, मतलब देखता है ध्यान से। आफ्टर लर्निंग दैट क्लाउडियस मर्डर्ड हिज फादर, हैमलेट बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द डेथ एंड आइडिया ऑफ रिवेंज, तो जब उसे पता चलता है कि क्लॉडियस ने उसके फादर को मार दिया है, हेमलेट डेथ के आइडिया, मर्डर के आइडिया से ऑब्सेस्ड हो जाता है, जुनून हो जाता है उसको। एक तरह से उसके मन में जुनून सवार हो जाता है कि उसे रिवेंज लेना है, उसे बदला लेना है। ये पूरा का पूरा जो प्ले है हैमलेट है, वो रिवेंज ट्रेजेडी है, एक बदले की कहानी है। और उस समय एलिजाबेथन एज में जब ये लिखा गया था, जैकोबियन एज में जब ये पब्लिश हुआ था, जैकोबियन एज जब किंग जेम्स फर्स्ट किंग थे, तो उस समय रिवेंज ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत मतलब देखी जाती थी। और हैमलेट ने और विलियम शेक्सपियर ने इसके अलावा भी कई रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है, जैसे कि कोरोलेनियस, एड्रोनिकस, इस तरह से। Most of the characters in the tragedies are characterized by their actions. अब ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चरित्र होते हैं, चरित्र वो क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। बहुत सारा एक्शन होता है ट्रेजेडी में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हेमलेट दो इज डिफाइंड बाय इनएबिलिटी टू एक्ट। यहाँ पे हेमलेट क्या है कि एक्ट नहीं कर पा रहा है, वो निर्णय नहीं, मतलब वो सोच ज़्यादा रहा है। उसका जो मन का जो कहना चाहिए, मन की जो व्यथा है, हमको ज़्यादा जानते हैं सोलिली के जरिए, क्या उसके मन में जो ट्रबल हो रहा है वो जानते हैं, और वो एक्ट कम कर पाता है। उसका जो मेन मोटिव था अपने चाचा का रिवेंज, चाचा को मारना, वो नहीं कर पाता है। आखिरी में, प्ले के आखिरी में कर पाता है वो। द प्ले सेंटर्स अराउंड हिज इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी, और ये पूरा जो प्ले है उसके जो इंटरनल जर्नी, उसका जो अंदरूनी जर्नी है, एक उसकी जो यात्रा चल रही, स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है, उसका ये कहानी है। ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हैमलेट बदला लेना है, उसका मोटिव नहीं था। उसका बदला लेने का मोटिव था कि इस तरह से मौत देना अपने चाचा को कि वो नर्क में जाए, नर्क की आग में जले। Hamlet's character traits and thought process are much more prominent than his act. तो इस प्ले में जो हैमलेट का जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो विचार है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि उसका जो एक्शन है। एक्शन वो कम करता है, एक्शन वो आखिरी में करता है, प्ले के ऑलमोस्ट एंड में। हैमलेट इज़ द मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अब जो हैमलेट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, विरोधाभास है, पैराडॉक्सेस है, अपोजिट क्वालिटीज़ है। जैसे कि ही इज़ केयरिंग, वो केयरिंग है, बहुत ही प्यार करने वाला है, येट ही इज़ रेकलेस, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, वो बिना विचारे कुछ भी कर देने वाला भी इंसान है। कहना चाहिए तुरंत फुरंत जो कर देते हैं, अविवेकी भी कह सकते हैं। ही लव्स हिज मदर बट शोज एग्रेशन टू हर, अपनी मदर को बहुत प्यार करता है, गर्ट्रूड को, लेकिन क्या करता है, उसके प्रति कभी कभी एग्रेशन भी दिखाता है, कभी कभी गुस्सा भी खूब दिखाता है, क्योंकि उसे अपनी मदर के जो हैस्टी मैरिज से बहुत प्रॉब्लम थी, जल्दबाजी वाले मैरिज से प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट वो उसको इंसेस्ट कहता है, मतलब अनैतिक शादी कहता है, अनैतिक संबंध कहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस जनरल बिलीफ उसकी मदर ने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी की थी। यू कैन इमेजिन, ब्रदर इन लॉ, सो दैट वाज इंसेस्ट अकॉर्डिंग टू हैमलेट।
नाउ ही वांट्स रिवेंज बट हेजिटेंट एट द सेम टाइम। अब वो रिवेंज तो लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, बहुत चाहता है, जुनूनी है उसके लिए, लेकिन वो हिचकता भी है क्योंकि वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी मोरालिटी है जो इस रिवेंज टेकिंग में आड़े आती है। Mourning the death of his father, Hamlet does not show any sorrow for his causing death to others। तो वो क्या है कि अपने जो हैमलेट है पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपने फादर की मौत से, और उसके में एक ट्रेजिक फ्लॉ है, आगे डिस्कस करेंगे। बीइंग ए ट्रेजिक हीरो, हैमलेट हैज़ ए लॉट ऑफ नेगेटिव ट्रेट्स। अब वो ट्रेजिक हीरो है, इस कहानी का वो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन उसके में बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी है। मतलब कहना चाहिए कि नकारात्मक चीज़ें भी हैं, जैसे कि ही इज़ फुल ऑफ हेट। उसे उसमें बहुत ज़्यादा नफरत है। नफरत किसके लिए है? अपने चाचा के लिए। इनडिसाइसिवनेस, वो डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक समय पे निर्णय नहीं ले पाता। एंड मैनिपुलेटिवनेस, वो मैनिपुलेटिव भी है, वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को चेंज करता है। जैसे कि वो पूरा का पूरा मैडनेस का ड्रामा करता है। वो पूरे प्ले में क्या करता है कि मैड होने का एक्टिंग करता है, जबकि एक्चुअल में मैड नहीं रहता है। वो अपने दुश्मन को छकाने के लिए, दुश्मन को एक कहना चाहिए अंदर से मतलब कमज़ोर करने के लिए मैडनेस का एक्टिंग करता है। Due to his misogyny, his relationship with his mother and his beloved Ophelia become complicated। अब उसके में एक क्वालिटी है, वो है मिसोगैनी। वो क्या है? मिसोगैनिस्ट है। मिसोगैनी मतलब होता है औरत जाति से एक तरह से नफरत, औरतों से नफरत। तो उसे कुछ हद तक उसको औरतों से नफरत हो गई थी क्योंकि उसके मदर ने भी उसके साथ धोखा किया था। वो बोलता है कि फ्राइल्टी थाई नेम इज वुमेन, मतलब औरत का नाम ही धोखा है, ऐसा कहता है। वो बहुत ही फेमस कोट है हैमलेट का। जब उसकी मदर ने जल्दबाजी में अपने चाचा से शादी कर ली, उसके चाचा से, तो इसलिए तब ये बोलता है। और ऑफिलिया भी क्या करती है? ऑफिलिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऑफिलिया क्या करती है, पूरी तरह से अपने ब्रदर और उसके जो पोलोनियस उसका जो फादर रहता है उसको समझाते हैं कि तुम हैमलेट को भूल जाओ। हैमलेट क्या है? वो राजा का बेटा है, राजा का सौतेला बेटा है, और वो अपनी मन से अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकता। वो बाध्य है कि अब जो जो रॉयल हित में होगा उसी को चुन पाएगा। तो वो कहता है तुम उसको भूल जाओ, तो ऑफिलिया मान जाती है और वो सारे लेटर्स उसको वापस कर देती है, उसके लव को रिजेक्ट कर देती है। तो हैमलेट इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इसके साथ साथ वो जब पाता है कि जो ऑफिलिया है वो पोलोनियस और क्लॉडियस के कहने पर उसके ऊपर, मतलब कहना चाहिए, नज़र रख रही है, उसके ऊपर एक तरह स्पाई कर रही है, उसके प्लान में शामिल हो रही है, तो और ज़्यादा डिस्गस्टेड हो जाता है कि इसने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन उसके प्रति उसका प्यार कम नहीं होता। जब उसके प्यार को हम देखते हैं, जब ग्रेव डिगर सीन में वो कहता है अपने मतलब लेटिस से कहता है, हैमलेट के ओफिला के भाई से कहता है कि तुम तो एक भाई हो, तो मैं ओफिला से इतना प्यार करता हूँ जितना 40,000 भाई भी नहीं कर सकते। Now, underneath a layer of cynicism, though Hamlet has a very affectionate and tender soul। अब हैमलेट के बाहरी लेयर में, जैसे कि नारियल होता है ना, नारियल बाहर कड़ा होता है, अंदर बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ही हैमलेट क्या है, बाहर बहुत सिनिकल है, बहुत ज़्यादा वो दुखी है, और हर चीज़ को वो सिनिकली देख रहा है, क्रिटिकली देख रहा है, आलोचना कर रहा है। दो हैमलेट हैज़ ए, लेकिन उसके अंदर में क्या है कि उसका जो जो सोल है, उसका जो आत्मा है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, टेंडर है, बहुत ज़्यादा वो प्यार करने वाला बच्चा है, मदर को भी, फादर को भी, अपनी अपनी प्रेमिका को भी, सबको। और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड होरेशिया को भी बहुत प्यार करता है वो। हिज डिप्रेशन इज कवरिंग हिज लव, लेकिन उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो अवसाद है कि वो उसे दुखी अपने इस सिचुएशन से, उस जिसकी वजह से उसको सारी जो गुड क्वालिटीज है कवर हो जा रही है, उसका जो प्यार है दिख नहीं पा रहा है। द डिमांड फॉर रिवेंज डिस्ट्रॉयज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ हैप्पी मैरिज। अब उसके मन में एक डिमांड है, इसके ऑब्सेशन है, जुनून है कि उसे बदला लेना है, उसे रिवेंज लेना है। इसको जो ऑब्सेशन है वो सारी की सारी उसकी हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दे रही है। वो हैप्पी नहीं हो पा रहा है, खुश नहीं हो पा रहा है। कोई भी इंसान अगर उसके मन में रहेगा कि मुझे बदला लेना है, मुझे किसी को मारना है, तो कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो ये है। और इसके अलावा क्या है कि जो रिवेंज वाला जो उसका जो मोटिव था, जिसकी वजह से सारा का सारा उसका, और ये ट्रेजेडी भी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ड्रामा, वो क्या है? ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी में ऐसा ही होता है, ट्रेजेडी में दुख होते हैं।
Hamlet feels trapped between his promise and his religious beliefs. हैमलेट फंसा हुआ है। हैमलेट तो अपने आप को फंसा हुआ पाता है, ट्रैप्ड पाता है, फंसा हुआ पाता है बिटवीन द प्रॉमिस। उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया है कि अब उसकी मौत का वो बदला लेगा। दूसरी तरफ क्या रिलीजियस बिलीफ है उसके में, क्रिश्चियन बिलीफ है, वो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता है, उसके प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है, उसके आदर्शों पे बिलीव करता है क्रिश्चियनिटी के, जिसके अनुसार बदला लेना अपराध है, किसी से बदला लेना भी अपराध है। और अलग अलग जो प्रिंसिपल है आगे हम डिस्कस करेंगे। Many critics attributed Hamlet's hesitation to act to the Oedipus complex and his cowardice. बहुत सारे critics ने ये कहा है कि जो इसमें जो हैमलेट में थ्योरी है, एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी है, और वो हैमलेट है वो कवर्ड है, वो कहना चाहिए कायर है, वो सही समय पे निर्णय नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर हाउएवर वन शुड कंसिडर हैमलेट्स क्रिश्चियन बिलीव्स। लेकिन क्या है, एक और चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है कि हैमलेट सही डिसीजन नहीं ले पाता। वो रीज़न है क्रिश्चियन बिलीफ। वो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता है, क्रिश्चियन धर्म पे बिलीव करता है, उसके प्रिंसिपल पे बिलीव करता है। थ्रू आउट द प्ले हैमलेट शोज ए डीप प्रीऑक्यूपेशन विद द कंडीशन ऑफ डेथ एंड हिज सोल। तो पूरे समय हैमलेट क्या होता है कि वो चाहता है, बदला लेना चाहता है, और उसको अपने इस आत्मा के बारे में सोचता है, डेथ के बारे में सोचता है। He even says that committing suicide would be easy if he would be pagan. अब वो क्या है, इतना दुखी है कि वो कभी कभी क्या करता है, अपने आप को मतलब मारना भी चाहता है, सुसाइड भी करना चाहता है। इस प्ले में बहुत सारे soliloquies है, 7 soliloquies है। जब वो खुद से अपने आप से बातें करते हैं, वहाँ पे बोलता है टू बी और नॉट टू बी, मैं जिंदा रहूं कि मत रहूं। लेकिन कहता है कि उसका मर जाना, उसका जो आत्महत्या उसके लिए आसान होती है अगर वो नॉन बिलीवर होता, अगर वो क्रिश्चियन धर्म में बिलीव नहीं करता। लेकिन इसके अनुसार, क्रिश्चियन धर्म के अनुसार आत्महत्या पाप है, तो आत्महत्या भी नहीं कर सकता वो। द सेम हैपेंस व्हेन हैमलेट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू किल क्लॉडियस वाइल क्लॉडियस इज प्रेइंग। ऐसा सेम तब होता है जब वो देखता है एक समय कि उसका जो चाचा है प्रेइंग करते रहता है, प्रे करते रहता है, तो उसको लगता है कि उसको इसी समय मार सकता है, क्योंकि उसका जो चाचा है उसको बॉडीगार्ड से घिरा हुआ नहीं है, तो उस समय वो मार सकता था। लेकिन फिर वही क्रिश्चियन बिलीफ आड़े आता है। क्या होता है, वो सोचता है कि जो मेरे फादर की मौत हुई थी, जब मेरे फादर सो रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ जब किसी की सोते हुए मौत होती है तो वो उसको हेवन नसीब नहीं होता है, स्वर्ग नसीब नहीं होता। तो उसके जो फादर रहते हैं उनको बताते भी हैं कि मैं नरक की आग में जल रहा हूँ और मैं भटक रहा हूँ, भूत बन के वो भटक रहे थे। और तो वो कहता है कि अपने चाचा को मैं स्वर्ग को भेज दूं करके। इसलिए वो उस समय वो नहीं मारता है, जिस समय उसको लगता है अगर अभी इस समय उसको मार दिया, जब अपने सिन को रिपेंट कर रहा है, अपने पापों के प्रायश्चित कर रहा है, अपने 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 जो पाप किया अपने भाई को मारने का और अपनी भाभी से शादी करने का, उसके लिए प्रायश्चित करा, उस समय उसको मार दूंगा तो सीधे हेवन जाएगा। तो इस तरह से therefore his conflict is a paradox between the heroic tradition he grew up in and his Christian faith। तो इस तरह से जो उसको कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हीरोइक ट्रेडिशन मतलब एक वीर पुरुष का जो ट्रेडिशन जिसमें है कि कोई अगर किसी के प्रति अन्याय किया है तो उसका बदला लो, और इस ट्रेडिशन और क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार जिसमें कि वो बदला भी लेगा तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लेगा, एकदम मतलब मोरालिटी को ध्यान में रख के लेगा, नैतिकता को ध्यान में लेकर लेगा। नाउ हैमलेट्स कोट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हैमलेट्स कोट जिसको आप डाल सकते हैं, वो जिससे आपका जो आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। तो पहला कोट है, फ्राइल्टी थाई नेम इज वुमेन। जब बोलता है कि वुमेन का नाम है धोखा। एक्ट 1 सीन 2 में है ये। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन वेदर इट इज नोबलर इन माइंड टू सफर द स्लिंग एंड द एरो ऑफ द outrageous fortune or take arms against the sea of troubles and by opposing them। एक्ट 3 सीन 1। ये बहुत ही फेमस सोलोलोकी है। मतलब कहना चाहिए जब खुद से बातें करता है, जब वो कहता है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, टू बी और नॉट टू बी, यही क्वेश्चन है मेरे सामने कि अपने माइंड में सफ़र करते रहना, इस यातना झेलते रहना ये सही है, इस फॉर्चून का इस किस्मत की मार को झेलते रहना, किस्मत के तीरों को झेलते रहना सही है क्या, इस मेरे सामने जो समुद्र रूपी जो ट्रबल्स मतलब जो परेशानी रूपी ट्रबल्स रूपी जो समुद्र है उसका सामना करूं, अपोजिंग दम जो मैं उनको विरोध करूं, उनको ख़त्म करूं, इस तरह से वो करता है। देन एक्ट
3 और सीन 1 में है ये। देन है गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। भगवान ने तुमको एक चेहरा दिया है लेकिन तुम दूसरा ही फेस बना लेते हो। ये एक सोलिलोक्वी है, एक कहना चाहिए एक स्टेटमेंट है, कोट है। तो इस तरह से कोट, अगर जो ओरिजिनल टेक्स्ट का ये कोट है, इस तरह से कोट अगर आप अपने आंसर्स में डालेंगे, स्पेशली कैरेक्टर स्केच में, तो आपका जो आंसर है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। इसलिए मैंने इस कोट को यहाँ पे लिखा है। सो ये है हैमलेट कैरेक्टर स्केच। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।